आइए साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ही फेमस एपिक पोएम द प्रिल्यूड को डिटेल में समझाएंगे। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज किया गया है। आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली क्लास है। आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो साहब हैं, उनके बारे में आप थोड़ा समझिएगा। यहाँ कह रहे हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की द प्रिल्यूड को जनरली उनकी महान कृति यानी मैग्नस ओपस माना जाता है। इसे वर्ड्सवर्थ की सबसे इम्प्रेसिव वर्क्स में से एक माना जाता है। द प्रिल्यूड का जो फुल टाइटल है वो द प्रिल्यूड रहा है और इस कविता का जो उपशीर्षक या सब टाइटल या थीम जो रही है वो ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड्स रही है। इसका हिंदी में जो मतलब है एक कवि के मन का विकास। यह ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। यह ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशन एपिक पोएम है। आइए साथियों, नेक्स्ट आगे की बात को हम समझते हैं। वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं ने इसे 1798 से 99 में 28 वर्ष की अवस्था में इसे लिखना शुरू किया और जीवन भर इस पर काम करते रहे। उन्होंने इसे 1805 में पूरा किया and completed it in 1805। यह कवि की जो क्या एडिटरशिप की बात हुई है, यह कवि की सचिव श्री कार्टर के संपादन में उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद उनकी विधवा मैरी यानी उनकी जो विधवा थी यानी जो विधवा पत्नी थी मैरी के द्वारा जुलाई 1850 में यानी पोस्थुमसली का मतलब मरणोपरांत यानी उनकी मृत्यु के बाद इसे प्रकाशित किया। यह जो है तीसरा जो संस्करण है, इसका जो वर्जन रहा है, एडिशन रहा है, वो यानी 14 बुक्स में डिवाइडेड था। इसका जो फर्स्ट जो एडिशन था हम आगे समझेंगे। यह 2 यानी एडिशन में डिवाइड था यानी वर्जन थे, और इसका जो थर्ड वाला था वो 13 ठीक है एडिशन में डिवाइड था। इसका जो लास्ट और थर्ड वर्जन जो था वो 14 बुक्स में यानी डिवाइडेड था। आगे हम और इसकी डिटेल को समझेंगे। आप पेशेंस के साथ हर एक पॉइंट को समझते रहें और वीडियो को एंड तक वॉच करें। यहाँ आगे जो बताया गया है कि यह वर्ड्सवर्थ के दिमाग पर उनकी शुरुआती स्मरण से लेकर उनके परिपक्व बैच होने तक के प्रभावों को प्रस्तुत करती है। मैनोट यानी मैनोट वर्ड्सवर्थ की जो योजना है यानी प्लान है, द प्रिल्यूड को उनकी लंबी कविता जो है द रिक्लूस का एक हिस्सा बनाने की है, और जो प्रिल्यूड है महान रोमांटिक यानी पोएम है। वर्ड्सवर्थ कॉल्ड इट द पोएम्स टू कॉलरिज यानी जो वर्ड्सवर्थ साहब ने इसे द पोएम टू कॉलरिज कहा। वट नेवर गैव इट दिस टाइटल यानी लेकिन इसे कभी यह शीर्षक नहीं दिया। ही कॉल्ड इट यानी उन्होंने इसे द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड यानी लेकिन इसे कभी शीर्षक नहीं दिया, और उन्होंने इसे द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड कहा। हिज वाइफ मैरी गैव इट्स टाइटल आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850।
यानी 1850 में बर्थवर्थ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मैरी ने इसका शीर्षक दिया। द प्रेलूड इज कंसिडर्ड टू बी अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ हिज अर्ली ईयर्स। यानी प्रेलूड को उनके शुरुआती वर्षों की एक अर्ध आत्मकथात्मक कविता माना जाता है। एंड वर्ड्सवर्थ इट टॉकिंग अबाउट इट्स चाइल्डहुड, और वर्ड्सवर्थ अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें साथियों, यह जो द प्रेलूड जो टाइटल था वो उनकी मैरी, जो विडो मैरी थी यानी उनकी पत्नी, उन्होंने इसे दिया था। उन्होंने इसे हालांकि कहा था कि क्या है द पोएम टू कॉलरिज, लेकिन यह उनका शीर्षक नहीं था। प्रेलूड को वर्ड्सवर्थ की सबसे इम्प्रेसिव वर्क्स में से एक माना जाता है और इसे संशोधन और संपादन का एक जटिल इतिहास है, यानी रिवीजन और एडिटिंग। और वर्ड्सवर्थ ने 1799 में पहला संस्करण यानी जो फर्स्ट वर्जन था लिखा था, और इसमें केवल 2 बुक्स थी, यानी बुकें हैं जो कुल मिलाकर 1000 से भी यानी 1000 से भी कम पंक्तियों की हैं। 1850 में और 1926 में अर्नेस्ट डी सेलिनकोड, ये नाम याद रखिएगा साथियों, यह जो नाम था, जो फुल नेम है, यानी अर्नेस्ट डी सेलिनकोड द्वारा मुद्रित किया गया, यानी पेंटेड किया गया। वर्ड्सवर्थ ने सामग्री का विस्तार किया, और इसमें क्या किया, सामग्री का इसका जो विस्तार किया या इसका जो पेंट किया, इसको छापा या इसको मुद्रित किया, और यानी कविता को 13 अलग अलग 13 डिफरेंट बुक्स में यानी विभाजित किया गया। वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन के अगले 35 ईयर्स यानी 35 जो ईयर्स थे, कविता की शैली और सौंदर्य शास्त्र यानी स्टाइल और जो उसका क्या था एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र को संशोधित करने में बिताए। और जब 1850 में उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने कविता को कुल 14 पुस्तकों में विभाजित किया, जिसमें उसके आर्स पोएटिका, जो इसको नाम ध्यान रखें, आर्स पोएटिका की खोज शामिल है। आइए साथियों, अब हम कुछ यानी की पॉइंट्स पर बात करते हैं, ये जो कविता से संबंधित हैं और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मूल रूप से अधिक दार्शनिक यानी रिक्लूस जो था के परिचय के लिए यानी परिचय के जो रूप में इरादा किया गया था, किसका, द प्रेलूड का, और जो वर्ड्सवर्थ के जीवन की विवरणों का अत्यंत व्यक्तिगत यानी जो व्यक्तिगत बोले तो अपना जो होता है पर्सनल और रिवीलिंग का यहाँ जो मतलब है खुलासा करने वाला काम है, वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ लाइफ। तो कहने का मतलब भैया मूल रूप से अधिक दार्शनिक रिक्लूस के परिचय के रूप में इरादा किया गया था, जो वर्ड्सवर्थ के जीवन के विवरणों पर अत्यंत व्यक्तिगत और खुलासा करने वाला काम है। आगे जो बोला गया है, कह रहे हैं द एक्सपीरियंस इन द प्रेलूड बिगिंस द सेंसेशन एंड एंड्स इन थॉट, बट थॉट इन लेटर ईयर्स ही रिवाइज टू कंटिन्यूसली। यहाँ जो बोला गया है, कहना चाह रहे हैं द प्रेलूड में अनुभव एक सनसनी से शुरू होता है और विचार में समाप्त होता है, लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने इसे लगातार संशोधित किया। वर्ड्सवर्थ wrote about the concept of sports of time in the Prelude book 12th. The Prelude present the poet in quest of his identity. वर्ड्सवर्थ ने द प्रेलूड पुस्तक की 12वीं कड़ी में समय के धब्बे की अवधारणा के बारे में लिखा।
प्रिल्यूड में कवि अपनी पहचान की तलाश में है। द रीडिंग पोएम्स I found myself falling through thought a little hole into something more extensive than the birds around it. This happened often in Wordsworth, particularly in the prelude. The prelude in Wordsworth's greatest autobiographical epic, he was called as poet of nature. कविता पढ़ते हुए मैंने पाया कि मैं एक छोटे से छेद से होकर किसी ऐसी चीज में गिर रहा हूँ जो उसके आसपास के शब्दों से कहीं अधिक व्यापक है। वर्ड्सवर्थ में ऐसा अक्सर होता था, खासकर द प्रिल्यूड में। द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ का सबसे बड़ा आत्मकथात्मक महाकाव्य है। उन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है। द प्रिल्यूड बुक्स sixth in named Cambridge and the Alps, in which he talked about Cambridge University. The Wordsworth, the Prelude 1805 to 50. The boy of Benander is affected by mutinous. द प्रिल्यूड की छठी पुस्तक का नाम कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स है, जिसमें उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बारे में बात की थी। द प्रिल्यूड ट्रीट्स एज इट्स सेंट्रल सब्जेक्ट द नरेटर्स डेवलपमेंट एज अ पोएट, द फोर्स दैट शेप्ड हिज इमेजिनेशन पावर्स एंड हिज स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड रिकवरी। यहाँ जो बोला गया है, कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड जो थी उसके बारे में बात हुई है। कह रहे हैं द प्रिल्यूड में कथावाचक के कवि के रूप में विकास, उसकी कल्पना शक्ति को आकार देने वाली ताकतें तथा उसका आध्यात्मिक संकट और पुनः प्राप्ति को केंद्रीय विषय माना, यानी विषय जो बनाया गया है। द प्रिल्यूड 1806 and read to him by Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, praises William Wordsworth and his poetic ability. जो प्रिल्यूड 1806 को वर्ड्सवर्थ ने उन्हें पढ़कर सुनाया और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी काव्यात्मक क्षमता की प्रशंसा की। William Wordsworth was creating vast poetry was in the name The Recluse, but the predatory poem The Prelude, written by him to introduce the above, because so important that ultimately it replaced the former title for the whole work. For Wordsworth worked at it for most of his long life. विलियम वर्ड्सवर्थ द रिक्लूस नाम से विशाल काव्य रचना कर रहे थे, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई शिकारी कविता द प्रिल्यूड इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि अंततः इसने पूरे काम के लिए पूर्व शीर्षक को बदल दिया, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने अपने लंबे जीवन के अधिकांश समय इसी पर काम किया। Wordsworth and his friend Samuel Taylor Coleridge invented a new style of poetry in which nature and the diction of the common man trumped formal style language. Samuel Taylor Coleridge strongly urged Wordsworth to believe in himself as a poet and use his talent to compose this poem. Coleridge is given credit for causing Wordsworth to write the Prelude. यहाँ जो कहना चाह रहे हैं, वर्ड्सवर्थ और उनके मित्र सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कविता की एक नई शैली की शुरुआत की, जिसमें प्रकृति और आम आदमी की शैली ने औपचारिक शैलीबद्ध भाषा को मात दी। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की दृढ़तापूर्वक आग्रह किया। सैमुअल टेलर कॉलरिज स्ट्रांगली urged
Wordsworth too believed it himself as a poet and used his talent to compose his poem. Coleridge gave the credit for the causing Wordsworth to write the prelude. सैमुअल टेलर कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि वे एक कवि के रूप में स्वयं पर विश्वास करें और अपनी प्रतिभा का उपयोग करें, और इससे प्रभावित होकर उन्होंने यह प्रेलूड को लिखा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने उन्हें एवर एंडरिंग मैन भी कहा। इन हिज पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ राइट इन 1807 एज अ रिस्पॉन्स टू पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ autobiographical poem The Prelude. Oh, great art, yet that last I stand dying, weighed the air with steadfast I viewed thee in the shore of ever-ending man. यहाँ जो कहना चाह रहा है कवि 1807 में कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की आत्मकथात्मक कविता द प्रेल्यूड के जवाब में लिखी गई उनकी कविता टू विलियम वर्ड्सवर्थ में एक हमेशा धीरज रखने वाला व्यक्ति, यानी इसका जो मतलब है एवर एंडरिंग मैन का एक धीरज रखने वाला व्यक्ति लिखा गया। यह महान कवि अभी उस अंतिम स्वर के मरने से पहले ही हवा में विस्मय छा गया था। मैंने अपनी दृढ़ निगाह से तुम्हें हमेशा धीरज रखने वाला पुरुषों के समूह में रखा या देखा। द प्रेल्यूड इज अ वैल्यूएबल क्रिएशन ऑफ वर्ड्सवर्थ बिकॉज इट डज प्रेसली व्हाट इज सबटाइटल implies it describes the creation of a poet and one who was pivotal of English letters. प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ की एक मूल्यवान रचना है क्योंकि यह ठीक वही करती है जो उसके उपशीर्षक से पता चलता है। यह एक कवि की रचना का वर्णन करता है और एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजी साहित्य में निजी था। The Prelude does Wordsworth compare himself to an Aeolian हार्प से करता है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी तुलना एओलियन वीणा हार्प से की है। The poem began the boyhood of the poet and continues to 1798. By the latter date, poet felt that his formative years had passed, that his poetic powers were mature, and now he was ready to begin constructing the Hugh parent work. कविता कवि के बचपन से शुरू होती है और 1798 तक जारी रहती है। बाद की तारीख तक कवि को लगा कि उसके प्रारंभिक वर्ष बीत चुके हैं, कि उनकी काव्य शक्तियां परिपक्व हो गई हैं और अब वह विशाल मूल रचना का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है। आइए साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स या कोट्स पर हम आपके साथ इसके डिस्कशन को साझा करेंगे। आप हर एक लाइन को अच्छे से समझते चलिएगा और जो कोट्स हैं कुछ जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। साथियों, यहाँ बोला गया है द प्रेल्यूड अनडाउटेडली प्लेस वर्ड्सवर्थ द रेवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द नेम, वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। यह जो कहा गया है प्रोफेसर हर्बर्ट रीड के द्वारा कहा गया है। यहाँ जो बोला गया है कि जो प्रेल्यूड निसंदेह वर्ड्सवर्थ को क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत करती है, वर्ड्सवर्थ को मनुष्य के रूप में, वर्ड्सवर्थ को कवि के रूप में और अंततः वर्ड्सवर्थ को प्रकृति के महायाजक के रूप में। यह प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने इसको वर्ड्सवर्थ साहब के लिए बोला है। दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट नॉट फॉर कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन, विच
is truth is but another name for absolute power and clearest insight, amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty has been to feeding source of our labor। यह प्रेलूड से ही यानी लाइनों को लिया गया है। इनका जो मतलब है, यह आध्यात्मिक प्रेम कल्पना के बिना ना तो कार्य करता है और ना ही अस्तित्व में रह सकता है, जो वास्तव में पूर्ण शक्ति और स्पष्टतम अंतर्दृष्टि, मन की व्यापकता और तर्क की सबसे अच्छी मनोदशा का दूसरा नाम है। यह क्षमता हमारे लंबे श्रम का पोषण स्रोत रही है। प्रेलूड में पंक्तियां, प्रेलूड की कल्पना जो पंक्तियां हैं, कहना द लाइन्स रिवील द वर्ड्सवर्थ द कॉन्सेप्ट द इमेजिनेशन। यह पंक्तियां वर्ड्सवर्थ की कल्पना की अवधारणा को प्रकट करती हैं। नो प्लीजेंट इमेज टू ट्रीज ऑफ सी और स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन fields but hug and mighty forms that do not live like living man। कहना चाह रहा है कि समुद्र और आकाश, पेड़ों की कोई सुखद छवि नहीं, हरे भरे खेतों के कोई रंग नहीं, बल्कि विशाल और शक्तिशाली आकृतियां जो जीवित मनुष्यों की तरह जीवित नहीं है। यह प्रेलूड की फर्स्ट बुक से लिया गया है इन लाइनों को। आगे यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेलूड इज, जो है इसको आप देखिएगा, जो फर्स्ट जो लाइन है, कह रहा है ओ देयर इज ए ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। इनका इस लाइन का जो मतलब, अरे इसमें से आशीर्वाद है कोमल हवा। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर। दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रेलूड। जो इसको दिया गया है, इन लाइनों का मतलब समझिए पहले। यह एक गुप्त और परेशान करने वाली खुशी का कार्य था। यह जो प्रेलूड में एक प्रकरण के बारे में है, यह इसका जो प्रकरण रहा यानी बोटिंग यानी का एपिसोड यानी नौका प्रकरण। अगला, डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोथ लाइक हारमोनी इन म्यूजिक। यह इसका जो मतलब है, धूल की तरह हम हैं, अमर आत्मा संगीत में सुधराव की तरह बढ़ती हैं। यह प्रेलूड यानी फर्स्ट से लिया गया है। फर्स्ट जो बुक है उससे इन लाइनों को लिया गया है। कैन आई प्रेस टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन्ड टू एम्प्लॉय। यह प्रेलूड की फर्स्ट बुक से ही लिया गया है। कह रहे हैं, अंत तक प्रशंसा, प्रकृति द्वारा नियोजित साधनों के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट, बेलिस वाज इट इज दैट डॉन टू बी अलिव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ही दीज लाइन्स वर्ड्सवर्थ हैड शोन द इमेज ऑफ हिज मैरिज। दीज लाइन्स अपीयर्स इन द प्रेलूड। यानी उस भोर में जीवित रहना आनंदमय था, लेकिन युवा होना बहुत स्वर्ग था। इन पंक्तियों में वर्ड्सवर्थ ने अपनी शादी की छवि दिखाई थी। ये पंक्तियां उनके जो प्रेलूड से ही दिखाया गया है, प्रेलूड से ही दिखाई देती हैं। यहीं पर साथियों आज की हमारा जो क्लास है द प्रेलूड पर वो फिनिश होती है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि यह कंटेंट अगर आपने अच्छे से समझा होगा या अच्छे से इसको वॉच किया होगा, तो यहाँ से प्रेलूड से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।